हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का भी वही पहले जितने सारे टॉपिक है उसको डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा। तो एक लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई का स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं स्ट्रेट लाइन के, मतलब एक एक फॉर्म से हमें कुछ मिलेगा। जैसे किसी फॉर्म में आपको स्लोप मिल सकता है, किसी फॉर्म में आपको इंटरसेप्ट मिलेगा। तो सबसे पहला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन रहा, इसका अगर स्लोप हमें पता है और एक पासिंग पॉइंट समझ लीजिए x1 y1 पता है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। क्या इक्वेशन होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जैसे पॉइंट अगर 2,3 है और स्लोप समझ लीजिए 3 दिया हुआ है, तो होगा y माइनस थ्री इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस टू। अब इसको तोड़ेंगे तो मिल जाएगा इक्वेशन। अब देखिए स्लोप और एक तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ये लाइन का अगर इंक्लिनेशन दिया रहे, जैसे ये एंगल अगर थीटा है समझ लीजिए, तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा, है ना। ये सब अगर आपको ना पता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा स्लोप ऑफ ए लाइन करके एक वीडियो है, वो देख लेना। तो फिर स्लोप मिल गया tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे फिर हम लोग tan थीटा भी पुट कर सकते हैं इस m की जगह, है ना। तो इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। चलिए अभी नेक्स्ट फॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्म है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, मतलब एक लाइन का अगर दोनों पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक समझ लीजिए x1 y1 और एक है x2 y2, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो ऐसे अगर दिया रहे तो कुछ नहीं है, बस पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या होगा बताइए। तो दोनों पॉइंट अगर दिया रहे तो y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और फिर वही पॉइंट स्लोप फार्मूला इसमें पुट कर सकते हैं। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन में m तो मिल गया हमें स्लोप, है ना, तो पुट कर देते हैं। होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखिए मैं इसको ऐसे अरेंज करके भी लिख सकता हूँ, y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन अगर दोनों पॉइंट दिया रहे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट फॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब स्लोप दिया रहेगा लाइन का और वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट किसे बोलते हैं, मतलब ये एक लाइन हुआ समझ लीजिए, तो वाई एक्सिस को जहाँ पे काट कर रहा है, जैसे मैं समझ रहा हूँ ये है 0,c, तो वाई इंटरसेप्ट होगा c। ठीक है, अब देखिए ये सी नेगेटिव भी हो सकता है, तब लाइन ऐसा होगा, है ना। तब जैसे सी समझ लीजिए तब -2 हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा 0,-2, तब सी की जगह -2 पुट करेंगे। तो अभी सी लेके करते हैं, तो इक्वेशन क्या होगा देख लीजिए। स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या होगा, y माइनस वाई वन मतलब c इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन तो जीरो है। दैट मीन्स क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यही होते हैं हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे m स्लोप है और c क्या है, y इंटरसेप्ट। जैसे ऐसा दिया रहे अगर कि y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, तब स्लोप होगा -1 और y इंटरसेप्ट होगा -2, मतलब ये लाइन 0,-2 से पास करेगा। चलिए अभी नेक्स्ट फॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्म है एक्सेस इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब दोनों एक्सिस के कोई लाइन कहाँ पे काट करेगा। जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक्स एक्सिस को लाइन हमारा a,0 एंड वाई एक्सिस को 0,b पे काट कर रहा है, तो लाइन ऐसा बनेगा, है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होंगे, वही 2 पॉइंट फार्मूला जो है, मतलब पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो y माइनस बी इक्वल टू, मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसको x2 y2 ले लूँगा। ठीक है,
तो y माइनस बी बाई ज़ीरो माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस ज़ीरो बाई ए माइनस ज़ीरो, वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ऐसा आप करोगे तो क्या मिलेगा, मैं सेपरेट कर रहा हूँ बी को, तो ये मिल जाएगा। तो मैं अगर एक साइड पे ले आऊँ तो ये हो जाता है इक्वेशन, है ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। तो मतलब अगर लाइन को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले तो बोल पाएंगे कि ये एक्स एक्सिस को ए कोमा जीरो, वाई एक्सिस को जीरो कोमा बी पे कट करेगा। जैसे समझ लीजिए ऐसा एक लाइन दिया हुआ है, तो इसको इस फॉर्म में पहले ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस, फिर x 2x बाई माइनस सिक्स कर लेंगे इसको, 3y बाई माइनस सिक्स इक्वल टू वन। दैट मीन्स क्या होगा, x बाई माइनस थ्री प्लस वाई बाई माइनस टू इक्वल टू वन। मतलब ये x एक्सिस को माइनस थ्री कोमा जीरो एंड y एक्सिस को ज़ीरो कोमा माइनस टू पे काट करेगा। तो लाइन समझ लीजिए ऐसा होगा, है ना। चलिए अभी नेक्स्ट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस का कर लेते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, इसका क्या मतलब है, मतलब ऐसा होगा लाइन, है ना, नीचे भी हो सकता है। तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना, क्योंकि कोई भी एंगल तो बना नहीं रहा है। मतलब इंक्लिनेशन थीटा जो होता है हमारा वो है 0 डिग्री भी लिख सकते हो, 0 रेडियन पे भी लिख सकते हो। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा टेन थीटा, मतलब टेन जीरो जो कि होगा जीरो, है ना। तो स्लोप जीरो हो गया। अब इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट अगर x1 y1 है तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये तो जीरो हो गया, दैट मीन्स y इक्वल टू वाई वन। अब देखिए पॉइंट तो ऐसा दिया रहेगा ना 2,3 या 5,7 जो भी रहा, मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। y जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो भी पॉइंट लोगे आप y तो 3 मिलेगा ना, ये होगा 5,3 समझ लीजिए। तो इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखेंगे पैरेलल टू y एक्सिस हुआ तो क्या होगा, तो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन फिर कैसा बनेगा, लाइन बनेगा ऐसा। तो अब देख रहे हैं इंक्लिनेशन है 90 डिग्री, मतलब स्लोप क्या होंगे tan 90 डिग्री जो कि होते हैं इन्फिनिटी। तो मैं ऐसे 1/0 करके लिख रहा हूँ, sin 90 बाई cos 90। अब कोई भी एक पॉइंट है समझ लेते हैं x1 y1। तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू 1/0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो जीरो के साथ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू एक्स वन। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो पूरा लाइन है यहाँ पे x1 फिक्स्ड है, आप कहीं पे भी ले लो तो ये x1 ही रहेगा, है ना। ये तो आपको पता है एब्सिसा तो फिक्स्ड ही रहेगा, ऑर्डिनेट वेरी करेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। कुछ भी ले सकते हो आप, सी डी जो भी लो। तो ये हमें याद रखना है कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ तो इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ तो इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अभी ये जो जितने सारे फॉर्म हम लोग सीखे हैं इसको अप्लाई करके कुछ सम्स करेंगे, फिर नॉर्मल फॉर्म सीखेंगे। तो चलिए कुछ सम्स करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी दिया हुआ है। तो मतलब क्या है कि ए और बी दो पॉइंट है ऐसा, ए का कोऑर्डिनेट है 2,3, बी का दिया हुआ है 6,-5। बोल रहा है कि इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इसका इक्वेशन चाहिए इस लाइन का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, मतलब ये जो अगर सी पॉइंट हुआ तो सी ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी होगा x1 प्लस x2/2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ना। और ये होगा 3-5/2, मतलब 4,-1। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,-1। अब ये लाइन अगर मैं सी एम बोल दूँ तो आप देख रहे हो सी एम है परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए बी का जो स्लोप होगा
और सी जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप ए बी इंटू स्लोप सी एम होगा -1, है ना। परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 m2 -1 होते हैं। तो अब देखिए, अब स्लोप ए भी हम लोग निकाल सकते हैं ना, y2 - y1 बाई x2 - x1 करके, जहाँ पे 2 पॉइंट तो दिया हुआ है ना। तो स्लोप ए बी क्या होंगे, स्लोप ए बी -5 - 3 बाई 6 - 2, मतलब -8/4 विच इज़ -2। तो यहाँ पे आप अगर -2 पुट कर दो तो स्लोप सी एम मिल जाएगा, है ना। दैट मीन्स स्लोप सी एम है हमारा हाफ, ठीक है। तो सी एम का स्लोप भी मिल गया है, पॉइंट भी मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला, इक्वेशन ऑफ सी एम निकाल लेंगे। क्या होगा, y - y1 मतलब y + 1 इक्वल टू हाफ इंटू x - x1, तो 2y + 2 इक्वल टू x - 4, मतलब x - 2y इक्वल टू 6। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। तो बना लेते हैं पहले। अच्छा, तो एक ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है, समझ लीजिए ए है 1,2, बी है 3,1, सी दिया हुआ है -3, ये तो हम लोग रफ स्केच बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, मतलब ये अगर डी हुआ तो इक्वेशन क्या बनाना है हमें, AD लाइन का इक्वेशन, जहाँ पे ये दो एंगल सेम है ना। अच्छा, तो एक थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। आपको पता है शायद, क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि AD अगर एंगल बाइसेक्टर हुआ तो BD बाई DC होगा AB बाई AC, ठीक है, AB बाई AC, मतलब ये दो साइड का जो रेशियो होते हैं वही BD और DC का रेशियो होगा। तो AB और AC तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला करके निकाल सकते हैं, फिर BD/DC रेशियो मिल जाएगा, और फिर रेशियो फार्मूला लगा के D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और D का कोऑर्डिनेट आ गया तो AD का इक्वेशन निकाल लेंगे हम लोग। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले AB और AC का लेंथ निकालते हैं। AB का लेंथ क्या होगा, √, कुछ भी ले लो, 3 - 1 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1 मतलब √5। अभी 20 AC निकाल लेते हैं, है ना। तो AC भी होगा, क्या होगा, 0 - 2 का होल स्क्वायर -3 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 + 16, जो कि है √20 मतलब 2√5, है ना। तो AB/AC क्या होगा, AB/AC होगा √5/2√5 मतलब 1:2, ठीक है। तो BD/DC हो जाएगा हमारा 1:2। अब तो D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वही रेशियो फार्मूला mx2 + nx1/m + n करके। तो यहाँ पे मैं फार्मूला एक बार लिख देता हूँ, my2 + ny1/m + n, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D अभी लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होगा, पुट करते हैं, तो 1 × -3 + 2 × 3, 1 × -3 + 2 × 3 बाई 1 + 2, और फिर y का क्या होगा, 1 देख रहे हो ना, 1 के साथ 0 होगा, 2 के साथ 1 होगा, 1 × 0 + 2 × 1 बाई 1 + 2,
तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस ये इंटू है, तो -3 प्लस 6 मतलब 3/3, और ये होगा 2/3 मतलब 1,2/3। तो डी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, और ए का तो पता ही है, तो फिर वही 2 पॉइंट जो होते हैं y-y1/y2-y1, तो कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने वो एडी लाइन को और एक बार लिख दिया, ठीक है। ये जो एडी लाइन है इसको ही मैंने यहाँ नीचे और एक बार लिख दिया। तो अब देख रहे हो ए का कोऑर्डिनेट है 1,2, डी का कोऑर्डिनेट है 1,2/3। तो अभी इक्वेशन लिखते हैं। देखिए ये पॉइंट देख के ही हमें पता चल जाएगा कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इक्वेशन बना के अगर करें, पॉइंट देख के अगर ना समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा y-y1 y-2/3/y2 मतलब 2-2/3 होगा x-x1/x2-x1। तो देख रहे हो यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स x-1 = 0, तो x = 1 होगा इक्वेशन। अब इसको अगर हम लोग ग्राफिकली भी सोचे, जैसे कोऑर्डिनेट बना के, तो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब देख लो एक पॉइंट है 1,2, तो ये एक पॉइंट हुआ समझ लेते हैं 1,2, और एक है 1,2/3, तो इसके नीचे होगा, चलिए मैं इसको ही 1,2/3 बना लेते हैं। तो 1,2 तो इसके ऊपर ही होगा ना, तो ये लाइन ऐसा बनेगा जो कि है x = 1, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, दिया हुआ है, डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिया हुआ है, मतलब दो पॉइंट ऐसा दिया हुआ है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2,3 4,1, इसका एक लाइन है और एक लाइन है, दिया हुआ है डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,2 4,3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, मतलब ये जो लाइन है ए बी लाइन हमारा, ये सी डी को किस रेशियो पे डिवाइड करेगा, वही तो पूछ रहे। डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,2 एंड 4,3, मतलब ये जो रेशियो है इसको मैं, अच्छा इसको ई दे देता हूँ, तो C/ED क्वेश्चन है, ठीक है। हमें फाइंड करना है C/ED, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू फाइंड करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो एक तरीका तो ये है कि सी डी का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ए बी का इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ई पॉइंट मिलेगा, फिर C/ED कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला करके, पर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, पहले ये जो रेशियो है C/ED इसको एज्यूम कर लेते हैं, और आपको पता है रेशियो तो कभी हम लोग M/N नहीं एज्यूम करेंगे, हमेशा λ/1 एज्यूम करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल कम होता है, बस लैम्डा से ही मिल जाएगा रेशियो, है ना। तो अब देखिए, तो अगर C/ED मैंने λ/1 ले लिया है, तो E का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा लैम्डा के फॉर्म में, है ना। वैसे λ/4 +1 × 1/λ+1 रेशियो फार्मूला करके E का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर ए बी का इक्वेशन निकाल लेंगे। अब देखिए ई पॉइंट तो ए बी के ऊपर भी लाई कर रहा है ना, तो ई पॉइंट ए बी का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें ई पॉइंट पुट कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए अभी करते हैं। तो पहले लेट C/ED में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो ई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या होगा, 4λ+1/λ+1 रेशियो फार्मूला mx2 + nx1, 3λ+2/λ+1। तो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, y-3/1 - 3 = x-2/4 - 2, वही y-y1/y2 - y1 करके
ठीक है। तो ये आया y माइनस 3/-2 इक्वल टू x माइनस 2/2। ये 2 अगर कट जाए तो होगा y माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। दैट मीन्स होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये अभी का इक्वेशन आ गया है। अब ई पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे, है ना। तो क्या आएगा, तो मतलब 4 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस 3 लेमडा प्लस 2 बाई लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 5 होना है ना। अब अगर इसको सॉल्व करें तो आप देख रहे हो एलसीएम तो लेमडा प्लस 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 5। फिर 4 लेमडा प्लस 3 लेमडा मतलब 7 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू होगा 5 लेमडा प्लस 5। दैट मीन्स 2 लेमडा होगा हमारा 2। दैट मीन्स लेमडा 1 है। अब लेमडा 1 आया मतलब रेशियो होगा 1:1, है ना। तो रेशियो हुआ 1:1 मतलब ई सी डी का मिड पॉइंट हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अच्छा वो रेशियो ही क्वेश्चन है, तब तो 1:1 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंजिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिया हुआ है। इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल। अच्छा, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है टू कंजिक्यूटिव साइड्स दिया हुआ है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको ऐसा 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 और ये है 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब लिखा द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज दिस दिया हुआ है। अब हमें पता नहीं है कि वो ये डायगोनल होगा कि ये डायगोनल होगा, ठीक है। तो करेंगे कैसे, पहले ये दो लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये पॉइंट निकाल लेंगे। तो अगर ये जो पॉइंट आएगा, समझ लीजिए ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो ये ए बी डायगोनल का इक्वेशन होगा। पर अगर ना कर पाए तो ये दूसरा जो सी डी डायगोनल होगा उसका इक्वेशन होगा, है ना। तो पहले ए का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों लाइनें ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है ना, मतलब y इक्वल टू एम एक्स इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो इसका y इंटरसेप्ट तो 0 होगा पहला लाइन का। दूसरा लाइन का भी वही है, मतलब ये दो लाइन ओरिजिन से ही पास आप चाहे तो सॉल्व भी कर लो और पुट करके भी देख सकते हो, 0 0 पुट कर दो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ए पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा, है ना। अब देखिए क्या ओरिजिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, 11x प्लस 7y इक्वल टू 9 नहीं करेगा, क्योंकि ओरिजिन पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 9 है ना। तो मतलब सी डी डायगोनल का इक्वेशन वो दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सी डी दिया हुआ है जो है 11x प्लस 7y इक्वल टू 9, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो पॉइंट, अच्छा सी डी की जगह ये लिख देते हैं, तो 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। अब देखिए सी और डी का कोऑर्डिनेट मिलेगा, मिल जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसके साथ अगर मैं ये इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व कर दूं तो सी पॉइंट मिल जाएगा। उस हिसाब से सी के साथ अगर ये इक्वेशन मैं सॉल्व कर दूं, ये दो इक्वेशन, तो डी पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो सी और डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसके साथ 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए तो आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे y निकल के वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो होगा -7/2x। अब अगर पुट कर दो तो आएगा 11x प्लस 7 इंटू -7/2। अच्छा, तब ये हो जाएगा -7 इंटू 7/2 x इक्वल टू 9। दैट मीन्स ये आएगा 22x माइनस 49x/2 इक्वल टू 9। तो होगा क्या, होगा 27x, हाँ माइनस में, इक्वल टू 18। दैट मीन्स x हो जाएगा हमारा 18/27 जो कि 9 से कटेगा, मतलब -2/3। अभी x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो y मिल जाएगा, तो y होगा -7/2 इंटू -2/3 मतलब 7/3, ठीक है।
तो सी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें -2/3, 7/3। अभी 4x + 5y = 0 को इसके साथ सॉल्व करेंगे, है ना, तो डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। चलिए, तो 4x + 5y = 0 है, इसको भी वही करेंगे, y = -4x/5 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, नंबर 1 दे देते हैं इसको। तो 11x क्या होगा, 11x + 7 × y है, y की जगह -4x/5 = 9। तो ये होगा 55x - 28x/5 = 9। दैट मीन्स ये क्या होगा, 27x ही हो रहा है। ओके, 45। तो x आएगा, अब 9 से यहाँ पे भी कट सकते हो, तो ये आएगा 5/3। तो x अगर 5/3 है तो y क्या होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y मिलेगा -4/5 × 5/3, जो कि है -4/3। तो x, y तो पॉइंट होगा, मतलब d का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, 5/3 -4/3, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 5/3 -4/3। अब देखिए, तो C मिल गया है, D मिल गया है, तो अब ये जो, अगर मैं इसको M नाम दे देता हूँ तो M क्या होगा, CD के मिड पॉइंट होंगे ना। तो M अगर मिल जाए फिर अदर डायगोनल का इक्वेशन, मतलब AM का ही इक्वेशन निकाल लेंगे। तो M का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कैलकुलेशन आप समझ सको इसलिए मैंने यहाँ पे और एक बार वो CD लाइन और उसका मिड पॉइंट M बना दी, ठीक है। अब M निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या होगा, x1 + x2/2, मतलब -2/3 + 5/3/2, y1 + y2/2, मतलब 7/3 -4/3/2। तो ये क्या आएगा, पहले वाले में तो ये एलसीएम अगर मैं कर दूं तो होगा -2 + 5/3, ये होगा 7 -4/3/2 करके है ना। तो पहला वाला होगा 3/3 × हाफ, ये भी है 3/3 × हाफ, मतलब हाफ हो गया हमारा m का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे m मिल गया और a तो 0 0 है, तो m का इक्वेशन ही होगा अदर डायगोनल का इक्वेशन। तो यहाँ पे फिर से एक बार बना दिया, a 0 0, m हाफ, तो इक्वेशन अब 2 पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हो। तो ये होगा 0 - हाफ = x - हाफ/0 नीचे तो सेम चीज़ आ रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब y - हाफ = x - हाफ, जो कि होगा y = x। यही होगा इक्वेशन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a vertex of an equilateral triangle is 2, 3 and the equation of the opposite side is दिया हुआ है, find the equation of the other sides of the triangle। अच्छा, मतलब अगर, अच्छा मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है, तो अगर ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 2, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी सी के इक्वेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना अपोजिट साइड। तो बी सी के इक्वेशन है x + y = 2। तो हमें ए बी और ए सी का इक्वेशन डिफाइन करना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये दो एंगल 60 डिग्री करके होगा, है ना। और BC का स्लोप हमें पता है, BC का स्लोप क्या होगा, -a/b कर दो तो स्लोप BC आपको डायरेक्ट मिल जाएगा -1, है ना। तो अब देखिए, BC का स्लोप अगर मैं ले रहा हूँ m1, ठीक है, m1 = BC का स्लोप। तो m1 पता है हमें -1। अब अगर AC का स्लोप मैं m2 ले लूँ तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स करके फॉर्मूला है। अब देखिए, AB का भी स्लोप अगर मैं m3 ले लूँ तो प्रॉपर्टी तो वही आएगा क्योंकि एंगल सेम है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग m2 डिफाइन करेंगे ना, मैं लिख रहा हूँ, पहले तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला लिख दूँ, m2 - m1/1 + m1 m2, यही तो होगा। अब देखिए, यहाँ पे m1 पता है हमें और m2 नहीं पता है, और अल्फ़ा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो एक इक्वेशन बनेगा। पर आप देख रहे हो मॉड दिया हुआ है,
तो जब मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस करके दो वैल्यू आएगा, तो दो वैल्यू में ही जैसे m2 का, इसका मतलब इस इक्वेशन से दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू m2 का होगा और दूसरा वैल्यू m3 का होगा, क्योंकि दोनों आपको पता है ना कि दो लाइन ऐसा मिलता है ना। तो अभी करेंगे, तो अभी इक्वेशन बना लेते हैं। तो होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू m2 नहीं पता है, m1 है -1, मतलब m1 + 1/1 - m2 ऐसा आएगा। ठीक है, अब tan 60 का तो वैल्यू पता है √3, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार क्या होगा m2 + 1/1 - m2 होगा √3, और एक बार होगा m2 + 1/1 - m2 इक्वल टू -√3, है ना। क्योंकि मॉड, ये तो आपको पता है मॉड x अगर 2 है तो x 2 भी होगा -2 भी होगा, दो लेना पड़ेगा। तो चलिए, तो इसके लिए m2 क्या आ रहा है, m2 आएगा √3 - √3 m2, इसका मतलब m2 होगा √3 + 1 और इस तरफ √3 - 1, मतलब √3 - 1/√3 + 1, ये m2 होगा। और इसको करेंगे तो क्या आएगा, m2 + 1 इक्वल टू -√3 + √3 m2। तो क्या होगा, अच्छा इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो होगा √3 m2 - m2 इक्वल टू √3 + 1, मतलब ये बस उसका रेसिप्रोकल हो रहा है, √3 + 1/√3 - 1। तो अब देख रहे हो दो वैल्यू आ गया, मतलब एक m2 का वैल्यू है और एक m3 का है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ AC एंड AB तो हमें फाइंड करना है, तो अगर स्लोप मिल जाए बाकी तो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो 2,3 दिया हुआ है, तो वो जो y - y1 इक्वल टू m × x - x1 में पुट कर देंगे। अच्छा, इक्वेशन बनाने से पहले ये दो जो वैल्यू, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला m2 क्या होगा, इसके साथ √3 - 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a² - b² करके नीचे तो 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या आएगा इसको भी वही कर लेते हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं, बाई a² - b² मतलब 2। तो ये होगा a² + b² मतलब 3 + 1 + 2 √3/2, 4 + 2 √3 मतलब 2 + √3, एक 2 अगर कॉमन ले लो आप तो ये कट जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से ये क्या होगा, 2 - √3 होगा, सेम ही तो कैलकुलेशन है, बस ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो दो वैल्यू आ गया, एक है 2 - √3, एक है 2 + √3, और पॉइंट तो दिया हुआ है 2,3, तो इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ AB करके लिखते हैं एक बार, होगा स्लोप, पॉइंट है 2,3, तो स्लोप तो पता है 2 - √3 ले लेते हैं एक के लिए, तो y - y1 इक्वल टू 2 - √3 × x - 2, और इक्वेशन ऑफ AC होगा y - 3 इक्वल टू 2 + √3 × x - 2। अब इसको हम तोड़ भी सकते हैं, अब अगर MCQ कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, अभी तो मैं नहीं तोड़ रहा हूँ क्योंकि और भी सम करेंगे हम लोग। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अच्छा, तो मतलब ये देख के आपको क्या लग रहा है कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन है ना। तो पहले इक्वेशन को ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी x/a + y/b = 1। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ लाइन को। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि 2,2 से पास करेगा, तो यहाँ पे अगर 2,2 है तो ये इसके ऊपर है, तो मतलब 2,2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो होगा 2/a + 2/b = 1, है ना। अब लिखा हुआ है
कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 9, मतलब a प्लस बी 9 दिया हुआ है ना, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट अंदर से हो सम इज 9। तो एक इक्वेशन ए हो गया और एक इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 9। अब देखिए अननोन दो है a और b, और इक्वेशन दो मिल गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। तो करेंगे कैसे, किसी एक को रिप्लेस कर लेते हैं, जैसे b होगा 9 माइनस a, तो इसमें पुट कर देंगे, है ना। चलिए, तो अब 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो फिर बाकी का कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो पहले के लिए आएगा 9 माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 1, तो ये होगा 2 इंटू ये तो कट गया, मतलब 9 बाई ए इंटू 9 माइनस ए इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर प्लस 9 ए इक्वल टू 18। तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो होगा ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 18 इक्वल टू 0, है ना। तो मिडिल टर्म कर लो आप, 6 और 3 पे हो जाएगा 9, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a, तो ए कॉमन ले लेते हैं। तो ए का दो वैल्यू आ रहा है 3 और 6। तो अब देख रहे हो ए का अगर दो वैल्यू आ जाए तो बी का भी दो आएगा। 9 माइनस ए तो बी है, तो ए इक्वल टू 3 जब होगा तब बी इक्वल टू 9 माइनस 3 मतलब 6, और ए जब 6 होगा तब बी इक्वल टू 9 माइनस 6 मतलब 3। तो दो इक्वेशन आएगा, ये दो पेयर लेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन होगा x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। दैट मीन्स एलसीएम कर दो आप तो आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये पहला वाला होगा। और एक क्या होगा, x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो इसका क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो ये दो ही इक्वेशन होंगे। अभी हम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म है क्या, बेसिकली एक लाइन है, समझ लीजिए ऐसा, ठीक है। तो ओरिजिन से हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है। तो ये अगर P हुआ और ये अगर एंगल अल्फ़ा है, तो P और अल्फ़ा के फॉर्म में हमें इक्वेशन बनाना होता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये तो O ओरिजिन है, AB नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए OA जो, अच्छा इसको भी नाम दे देता हूँ C। तो ये अगर OCA एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल OCA। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग सोचें, तो अब देखिए OC क्या है, OC अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में बेस होगा और OA होगा हाइपोटेनियस, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि OC/OA होगा कॉस अल्फ़ा। अब अगर हमें OA चाहिए, जहाँ पे OC तो पता है, OC तो P है, तो P/OA है कॉस अल्फ़ा, मतलब P/कॉस अल्फ़ा होगा OA, है ना। तो दैट मीन्स OA क्या हो जाएगा, OA होगा P सेक अल्फ़ा। तो फिर A का कोऑर्डिनेट हम लोग बोल सकते हैं, OA अगर मिल गया तो ये होगा P सेक अल्फ़ा कॉमा 0। उस हिसाब से अब देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल OCB आप ले लो, ठीक है, तो उसमें भी ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए ये अगर अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, तब ये अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। तो बी अगर अल्फ़ा हो गया, बी एंगल, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है OB। तो अब देखिए OC/OB तब क्या होगा, OC/OB तब तो OC परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि CB होगा बेस, है ना। तो OC/OB हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा। तो OB क्या होगा, तो OB होगा, OC तो मतलब P है, तो होगा P/साइन अल्फ़ा मतलब P कोसेक अल्फ़ा। तो B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, P कोसेक अल्फ़ा, है ना। तो अब देखिए A और B का कोऑर्डिनेट आप कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो, नहीं तो एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, ये लेंथ है हमारा P सेक अल्फ़ा और ये लेंथ है P कोसेक अल्फ़ा,
तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स बाई पी सेक अल्फ़ा प्लस वाई बाई पी कोसेक अल्फ़ा इक्वल टू 1, है ना। दैट मीन्स सेक अल्फ़ा को अगर ऊपर कर ले तो होगा एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। ठीक है, यही होते हैं नॉर्मल फॉर्म कोई भी लाइन का। मतलब एक लाइन अगर ऐसे रहे, ओरिजिन से अगर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी हुआ और ये एंगल अगर अल्फ़ा हो रहा है तो इक्वेशन होगा एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में अभी यहाँ पे कराऊंगा कि अगर नॉर्मल जैसे ऐसा दिया हुआ है जनरल फॉर्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो इस टाइप के फॉर्म को कैसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी वही करते हैं। तो क्वेश्चन है रिड्यूस द इक्वेशन √3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म। मतलब इक्वेशन अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको हमें नॉर्मल फॉर्म पे चेंज करना है, मतलब उस फॉर्म में एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। ठीक है, और फिर क्या दे, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन जो कि पी है, एंड इंक्लिनेशन ऑफ द नॉर्मल मतलब अल्फ़ा। पी और अल्फ़ा फिर हमें डिफाइन करना, वो तो कर ही लेंगे अगर ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो पहले हमें क्या सीखना है कि कोई भी ऐसे जनरल फॉर्म को हम लोग कैसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब देखिए, अगर 2 1 का नॉर्मल फॉर्म है तो ये दो इक्वेशन आइडेंटिकल होगा कि नहीं, है ना। तो अगर 1 और 2 आइडेंटिकल हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये तभी आइडेंटिकल होते हैं जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होते हैं, है ना। मतलब दोनों इक्वेशन सेम होना है, तब रेशियो सेम होगा तभी तो होगा। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो और एक इक्वेशन अगर सेम होना है तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 होना होगा, तभी तो उसको x प्लस वाई इक्वल टू 2 बोल सकते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, √3/cos α इक्वल टू 1/sin α इक्वल टू 8/p। नॉर्मल फॉर्म के लिए ऐसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, रेशियो ले लेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ से हम लोग cos α निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। तो आएगा √3/cos α इक्वल टू 8/p और 1/sin α इक्वल टू 8/p। दैट मीन्स cos α होगा √3p/8 और sin α होगा p/8। और हमें क्या पता है cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होते हैं, है ना। दैट मीन्स स्क्वायर करेंगे तो 1/8 स्क्वायर और ये होगा 3p² प्लस p², कॉमन ले लिया 1/8 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 4p² इक्वल टू 8 स्क्वायर, है ना। तो मतलब अगर स्क्वायर स्क्वायर हटा दे तो 2p होगा 8। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है, क्यों, क्योंकि p तो पॉजिटिव होते हैं ना। p तो डिस्टेंस है लाइन का ओरिजिन से ऐसा परपेंडिकुलर, तो p4 आ गया। अब p4 आ गया तो cos अल्फ़ा क्या होंगे, cos अल्फ़ा होंगे √3 इंटू 4/8 मतलब √3/2, साइन अल्फ़ा होंगे हाफ। समझ रहे हो। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म। तो अच्छा, तो अल्फ़ा भी निकाल लेते हैं। देखो दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो बोल सकता हूँ मैं अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री यानी कि π/6 है ना। क्योंकि तभी तो साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव रहता तब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ढूंढना पड़ता, क्योंकि साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में होते। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिल जाएगा, तो अल्फ़ा हुआ π/6। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होंगे, पी भी मिल गया अल्फ़ा भी मिल गया, तो होगा नॉर्मल फॉर्म x cos π/6 प्लस y साइन π/6 इक्वल टू पी की जगह दिया हुआ है 4। ठीक है, तो पहला नॉर्मल फॉर्म भी हो गया। अब क्वेश्चन है कि बाकी सब निकालो, पी और अल्फ़ा, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया, तो हो गया। तो इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म सीखेंगे, वो बहुत काम आते हैं।
एमसीक्यू क्वेश्चन जब आप करोगे, मैं दिखाऊंगा आपको कुछ क्वेश्चन वहाँ पे करके कि सिमेट्रिक फॉर्म को हम लोग बहुत जगह अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बस सिमेट्रिक फॉर्म का ही एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बहुत सारा सम भी उसको अप्लाई करके करूंगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।